स्वागत करता हूं। तो चलेंगे दोस्तों बैक टू बैक। अभी आशीष सर ने क्लास दी है तो बैक टू बैक शुरू रखेंगे दोस्तों जोश के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों और जारी रखेंगे कल की प्रैक्टिस को। और आज का पहला क्वेश्चन जो कि बाइगोस्की पे शायद सबसे फेमस क्वेश्चन है उसको लेंगे दोस्तों। और एक बार बस सारे लोग आ जाएं। एक बार साउंड वाउंड के बारे में थोड़ा सा, साउंड मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक है। आशीष सर लगे हुए हैं तो कुछ करेक्शन टेक्निकल में, तो आशा करता हूं सब ठीक है दोस्तों। शुरू कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम खाए सीधा अप टू द पॉइंट जाना चाहूंगा तो शुरू करता हूं। शुरू करेंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया है? ऑप्शन ए अल्बर्ट बंडूरा ने, ऑप्शन बी पियाजे ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, ऑप्शन डी बाइगोस्की। कमन गाइस लेट्स गो। यस बिल्कुल। गुड इवनिंग दोस्तों, शुभ संध्या। काम पे लगेंगे, बातचीत तो होती रहेगी दोस्तों। और बिल्कुल सही, आप उसी जोश में उत्तर दे रहे हैं दोस्तों। द राइट आंसर इज दोस्तों जीन पियाजे ने नहीं दिया है, लेव बाइगोस्की ने दिया है। इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जेडपीडी। और इसी को बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। एक बार फिर से सुन लेंगे, वैसे बहुत बार बता चुका हूं पर एक बार फिर से सुन लेंगे। ओके शुरू करेंगे। जहां पे बच्चा है, यहां से देखिए, यहां से बच्चा है, यहां इसका गोल है, वहां से यहां की दूरी का खाली क्षेत्र जहां वयस्क की मदद से पहुंचा जा सकता है दोस्तों, क्या कहलाता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बिल्कुल यस। और अब चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। ओके इसको हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। यस ओके ठीक है, ऑलराइट। यस फिर से एक बार सुनेंगे। बच्चा शुरुआत में खुद से प्रयास करके जब बीच में उलझ जाता है, वहां से उसके लक्ष्य के बीच की दूरी का खाली क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? जेडपीडी कहलाता है। और अब चलेंगे दोस्तों एक मजेदार कहानी। कोहलबर्ग, देखिए कल ही बताया था तीसरा मॉडल है, इस पे 3 प्रश्न थे, 2 हमने कल लिया था, आज ये भी आ गया। कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है वह कौन सी अवस्था कहलाती है? पूर्व नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक अवस्था, आत्म स्वीकृत नैतिक अवस्था, नैतिक अवस्था। कमन गाइस लेट्स गो। यस बिल्कुल सही। चलेंगे फटाक से। और दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था? सारी आइसक्रीम मुझे दे दो। अब यह आइसक्रीम खाना तभी मना करेंगे जब उसे लगता है अब पापा डांटेंगे या मेरे को पीट देंगे या डांटेंगे। द राइट आंसर इज गाइज, आपने बिल्कुल सही भेजा, बिल्कुल सही। टाइम नहीं खाएंगे, ए इज राइट आंसर। एक तरफ फिर सुनेंगे, मैं चाहूंगा एक बार इस अवस्था को फिर से देखिए क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं। अहम केंद्रितता, पूर्व नैतिक अवस्था इसका नाम है। पूर्व नैतिक अवस्था यह चलती है 3 से 9 या 10 वर्ष। अहम केंद्रितता का अर्थ है स्वार्थी बच्चा। इधर है दंड एवं आज्ञा पालन। देखेंगे दंड एवं आज्ञा पालन। एक तरफ क्या कह रहा है? सारी आइसक्रीम मुझे दे दो, पर इधर पापा कह रहे ज्यादा मत खा वरना बीमार हो जाएगा। कंफ्यूज्ड, मैंने पासवर्ड क्या बताया था? नैतिक दुविधा, समझ नहीं पा रहा है मैं गलत हूं या पापा गलत हैं, आइसक्रीम खाऊं या न खाऊं, और फंस गया है नैतिक दुविधा में। पक्का तभी मना करेगा जब इसे लगेगा कि अब मिलने वाला है पापा के तरफ से क्या? दंड। सो द राइट आंसर इज गाइस फॉर अमेरिका। एंड लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में किस अवस्था में आती है? पियाजे। और दोस्तों मैंने आपको एक बड़े अच्छे से बताया था, याद करिए, मैंने बताया था क्रम का विकास किस अवस्था में होता है। अभी भी अगर आप लोग नहीं देख पाए हैं प्लीज पियाजे के उस लेक्चर को दोबारा एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों। चलेंगे एक बार। वस्तुओं को क्रम से लगाने की क्षमता बालक में किस अवस्था में आती है? ऑप्शन ए इंद्रिय संवेदी पेशीय अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में। कमन गाइस लेट्स गो। यस कमन गाइस लेट्स गो, गिव फॉर द राइट आंसर। यस शुरू करते हैं। गो। और दोस्तों एकदम सही, जैसा मैंने आपको बोला था कि क्रम की शुरुआत तो
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही हो जाती है, पर वो समझ नहीं पाता। कभी बड़े को ऊपर लगता है, कभी छोटे को। सारे खिलौने गिर जाते हैं दोस्तों, पर वास्तव में क्रम से लगाने की आप आज भी वो लेक्चर देख सकते हो। अगर किसी के पास नहीं है तो अभी भी वो लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, प्लीज आप उस लेक्चर को देख लीजिएगा। द राइट परिपक्व क्रम की व्यवस्था में आपको बोला था वर्गीकरण, क्रम, गणितीय संक्रिया, श्रृंखला, सादृश्यता, संधारण, इन सब का जन्म जाके कहां होता है दोस्तों? मूल संक्रियात्मक अवस्था। मैंने पियाजे की टर्मिनोलॉजी को बहुत डीप लिया था और मैं चाहता हूं आप एक बार उस लेक्चर को जरूर देखें दोस्तों। अगला, अब इस प्रश्न को जरा देखिए दोस्तों। अब देखिए आप इस प्रैक्टिस से आप क्या जानेंगे? घूम फिर के वही बात है यार, केवल शब्द बदले जा रहे हैं, पैटर्न अभी देख लीजिए। रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहलबर्ग के किस सिद्धांत के किस अवस्था को बताता है? जरा सोचिए। शायद उसने पेंसिल, रोहित ने अजय वाली पेंसिल चुरा ली थी, अब वो वापस रख रहा है। उसे लगता है कि अगर मैं पकड़ जाऊंगा तो मैं पिटूंगा। तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था है? पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और दोस्तों बराबर बात हो रही है, इस पे बराबर बात हो रही है कौन सी अवस्था है। और दोस्तों अभी भी बात हुई है। मैं चाहूंगा बस आप एक उत्तर भेजें, एक धुआंधार उत्तर भेजें बस। बिल्कुल जाइए, बस सही उत्तर दीजिए। बिल्कुल, और सही उत्तर दोस्तों क्या है? सभी लोग जानते हैं, दंड एवं आज्ञा पालन। यह कौन सी अवस्था में आएगा? पहली अवस्था में। उससे लगता है मुझे उसे लगता है दोस्तों कि अगर मैं पकड़ा गया, उसकी इच्छा है डेस्क, मैंने क्या बोला था कि अपने इच्छा से करना चाहता है, पर दोस्तों जानना अगर पकड़ा जाऊंगा तो मैं पिटूंगा। इसलिए दोस्तों समझ नहीं पा रहा कि अपनी इच्छा से चुरा लूं या सामने वाला पकड़ेगा मारेगा। दंड एवं आज्ञा पालन। सो द राइट आंसर गाइस ए फॉर अमेरिका, पूर्व परंपरागत स्तर। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। फिर से देखेंगे एक बार जम के, फिर से क्वेश्चन बारीक से बारीक देखिए दोस्तों। कल कोहलबर्ग पे कुछ कम क्वेश्चन आए थे, इसलिए मैंने कोहलबर्ग को आज थोड़ा ज्यादा फोकस कर दिया है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में से लोगों की, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, अपनी नहीं, लोगों की आशाएं तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय कब लेता है? अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3, अवस्था 4। कम ऑन गाइस, लेट्स गो। यस, याद करिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इसमें कह रहा है कि मेरा भला हो या न हो, पर सामने वाले का भला जरूर हो। और हम सब जानते दोस्तों एक बच्चा ये कब करता है दोस्तों? यह है, सब जानते हैं। एक बार देखिए, क्या सार्वभौमिक नैतिकता। मेरा भला हो या न हो, मैं भूखा रहूं पर सामने वाला खाए। और यह दोस्तों हम सभी जानते हैं अवस्था नंबर 3 की दूसरी उपावस्था है। दोनों अवस्थाएं क्या हैं? सामाजिक अनुबंध, और दूसरी क्या है? यूनिवर्सल मोरालिटी, सार्वभौमिक नैतिकता। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी फॉर चेन्नई। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक के बाद एक दमदार क्वेश्चन है दोस्तों और आपको मजा आएगा। तो चलिए एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा छोटा कर रहा हूं ताकि आप देख पाओ। यस, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या किया है? ऑप्शन ए, उन्होंने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। बी, उन्होंने कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सी, उन्होंने कहा कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव जानना जरूरी है। डी, इनमें से कोई नहीं। और दमदार क्वेश्चन होगा, प्लीज उत्तर देंगे। यस, कमन गाइड्स को। और हम सभी जानते दोस्तों, हम सभी जानते दोस्तों, एक बार देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये सारे उत्तर क्या है? विकास की अवस्थाएं, वातावरण थोड़ी, भाई अवस्थाएं तो विकास का पार्ट है। दूसरा, उसने थोड़ी कहा केवल शैशवावस्था इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, क्या आपने पियाजे को कभी ध्यान से पढ़ा? आपने पियाजे में देखा होगा, पियाजे के किसी चरण का कभी, प्लीज एक बार जवाब दें, क्या आपने कभी देखा कि पियाजे के संवेदी पेशी का कोई भी गुण जाके रिपीट होता है किसमें? पूर्व संक्रियात्मक में। पूर्व संक्रियात्मक का कोई भी गुण मूर्त संक्रियात्मक में रिपीट नहीं होता। हर चरण में अलग अलग संज्ञानात्मक गुणों का दोस्तों क्या होता है? विकास होता है। और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया दोस्तों, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। लेट्स गो गाइस, चलेंगे आगे।
और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फिर से 9 वर्ष के बालक, ध्यान से सुनेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत का पासवर्ड है दोस्तों नैतिक तर्कड़ा, जिसका एक छोटा सा पार्ट है नैतिक दुविधा। मैं आज 2 मिनट की इस पे व्याख्या दूंगा, पर एक बार प्रश्न लेंगे। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कड़ा किस पर आधारित होती है? ऑप्शन ए, किसी कार्य के भौतिक परिणाम ही निर्धारित करेंगे कि अच्छा है या बुरा है। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि इससे आपकी आवश्यकता पूर्ति होती है या नहीं। सी, नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ तो मिलना चाहिए। सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। कम ऑन गाइस, लेट्स गो। यस, अब देखिए दोस्तों, एक बात तो साफ है, इतना क्लू आपको जरूर देना चाहूंगा। अगर ये 9 वर्ष तक का है तो मैंने आपको बोला था पूर्व नैतिक अवस्था चलती है 3 से 9। तो आप जो भी उत्तर देंगे आपको ये बात ध्यान रखना है किसी दूसरे चरण में ना जाने पाए। लेट्स गो, कम गाइस, यस, लेट्स गो। और दोस्तों हम सभी जानते हैं पहली अवस्था में क्या है, वो कह रहा है सारी आइसक्रीम मैं अकेले खाऊंगा। पापा क्या कह रहे हैं दोस्तों कि नहीं बेटा, तेरा हिस्सा नहीं, इसमें छोटे भाई का या बड़े भाई का भी हिस्सा है, बाबू उसको भी थोड़ा दे दे। एक बात तो पक्का है कि ये आइसक्रीम तभी देगा जब इसे लगेगा अब पिटने की बारी आ गई। मतलब कोई कार्य सही है या गलत है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसको करने से इसको वाहवाही मिलती है या दंड मिलता है। कितने लोग समझ गए? यस करें। मैंने क्या बोला कि कोई कार्य सही है या गलत है, यह बालक इस पर निर्धारित करता है कि इसको करने से पापा डांटते हैं या मेरी बड़ाई करते। वाह वाह बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। और दोस्तों आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, द राइट आंसर। गेस, ओ ए इज द राइट आंसर। दैट्स वेरी ट्रू। किसी कार्य के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई को क्या करते हैं, निर्धारित। मैंने बोला ना, इसने सारी आइसक्रीम खा ली, कार्य तो हो गया। अब पापा ने इसको खूब डांटा कि इसमें छोटे भाई का हिस्सा था, क्यों खा गया यार? तो यह क्या हुआ, भौतिक परिणाम क्या हुई, बुराई, दंड मिला। और अगर उसने छोटे भाई को दे दिया, पापा बोले बहुत अच्छा बेटा, आगे से यही तरह से मिल बांट के खाना, तो अच्छाई हुई या फिर क्या हुई, बुराई। सो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। दोस्तों आगे चलेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पे मैं 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगा और आपको एक बात जरूर समझाना चाहूंगा। 2 मिनट, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की जान है दोस्तों, यहां देखेंगे, फिर हम अगला क्वेश्चन लेंगे। सारे लोग प्लीज जब समझ जाएंगे बताएंगे। नैतिक दुविधा, और नैतिक दुविधा ये पासवर्ड है जो मैं सिद्धांत में इस्तेमाल करता हूं। पर नैतिक दुविधा जिस चीज का पाठ है उसका नाम है नैतिक तर्कड़ा। और दोस्तों यकीन करिए, इस सिद्धांत ने पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा कि विकास, जरा सोचिए, कभी आपने सोचा है दोस्तों कितना मजा आए अगर विकास हमारी इच्छा से हो? मतलब अगर हमारा विकास हम खुद प्लान कर सके, कितना मजा आएगा। हम तो चाहेंगे साहब कि हम अंगूठा छाप रहेंगे, हमको डॉक्टर बना दिया जाए, हम कभी चुनाव ना लड़े और हमको भारत का पीएम बना दिया जाए, हम घर में चादर तान के निकम्मेपन को चरम पे पहुंचाए और बिल गेट्स का सारा पैसा हमारे अकाउंट में आ जाए, हम मजा करें। लेकिन दोस्तों क्या ऐसा होता है? महान लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा विकास सीधी रेखा में नहीं होता, विकास नैतिक दुविधा का परिणाम है। अपने जिंदगी के हर मोड़ पे हम दुविधा में फंसे हैं। क्या काली टी शर्ट खरीदे या हरी, साउथ इंडियन खाएं या नॉर्थ इंडियन खाएं, आशीष सर से दोस्ती करें या पवन सर से, अगर दोनों में किसी एक को चयन करना हो। तो अब जरा सोचो कितना मुश्किल है जब आशीष सर और पवन सर दोनों हमारे बेस्ट फ्रेंड्स में से हों और कोई बोले 2 में से किसी एक को चूज करना है, तो क्या होगे आप? यही तो फंसोगे दोस्त, नैतिक तर्कड़ा में। इसलिए ध्यान रखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग में कोई भी उत्तर देंगे विरोधाभास जरूर पाया जाएगा। दोस्तों चलेगा आगे। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु अपनी संवेदना एवं गतिविधियों के इस्तेमाल से दुनिया को समझने की कोशिश करता है, वह क्या कहलाती है? संवेदी मोटर अवस्था, संचालन पूर्व अवस्था, साकार अवस्था बोले तो मूर्त अवस्था, डी, इनमें से कोई नहीं। गाइस लेट्स गो। यस, और बिल्कुल सही दोस्तों, आपने सही उत्तर दिया है। आपने उत्तर देने की प्रक्रिया इनफैक्ट शुरू कर दी थी। यस, तो आज 6000 का टारगेट है। हाँ तो चलिए ठीक है, मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग 6000 के नीचे रुकने वाले हैं, चलेंगे। तो दोस्तों इन्होंने खुद ही बता दिया कि
कि शिशु द्वारा अपनी इंद्रियों, और जैसे ही दोस्तों इंद्रियों की बात की उसने, हम सारे लोग समझ गए हैं यह संवेदी मोटर अवस्था है जिसमें बच्चे के ज्ञान का द्वार उसकी इंद्रियां होती हैं, चिंतन होता नहीं। भूख अभी थोड़ी, जैसे भाई आप सोने जाओगे, आप एक गिलास पानी लेके जाओगे क्योंकि आप चिंतन कर पा रहे हो कि यार रात में प्यास लगेगी तो क्या पीऊंगा, पर बच्चा बेचारा चिंतन इतना कर नहीं पाता। उसके पास एक ही काम है, भोंपू बजाना। जब उसको प्यास लगेगा यूं चिल्लाएगा, हैं करेगा। और दोस्तों क्योंकि प्यास किससे लगती है? इंद्रियों द्वारा यह मैसेज रिसीव होता है। सो ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पर, एक मजेदार धुआंधार दोस्तों, धुआंधार। यह क्वेश्चन हमेशा लेना चाहता था, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा थम के जाऊंगा। एक बच्ची को उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे। बच्ची जानती थी चिड़िया होती है, पतंग को देखकर उसने कहा चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा बेटा यह चिड़िया नहीं है, यह एक क्या है? पतंग है। अब यहां कौन सा शब्द आएगा? सम्मिलन, समायोजन। यहां सम्मिलन का मैं नाम, थोड़ा आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आप थोड़ा आराम से उत्तर दीजिएगा। मैंने इसका एक नाम और दे दिया है, समावेशन, समायोजन, संरक्षण, वस्तु का प्रदर्शन। अगर आप इंटेलिजेंट है तो प्लीज जवाब दीजिए, एक जवाब दीजिए फटाक से। तो एक बच्ची को उसके पिता, क्या होगा यहां पे उत्तर क्या होगा? थैंक यू मेरे दोस्तों, आई एम प्राउड ऑफ यू रियली। अब आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि वास्तव में आंसर क्या है। देखिए जो मैंने आपको बताया था और यही उदाहरण मैंने आपको दिया था, क्या यहां जानकारी में विरोध नहीं हुआ है? पहले वह उसको सूचना, देखिए इसमें उसके पास पहले सीमित सूचना थी, उसको लगता था केवल पंछी उड़ता है। आज उसे क्या पता चला कि नहीं यार पतंग भी उड़ता है, तेरे पापा ने मेरे को बताया है। अब वह उड़ने वालों में पंछी के साथ साथ पतंग को भी ऐड कर लेगी दोस्तों, क्योंकि यहां विरोधाभास नहीं है। इसलिए दोस्तों यहां पे क्या होगा? समावेशन। इस चैप्टर के अंत में पूछूंगा दोस्तों कि क्या पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग पे हमें कोई भी डर नहीं है? अब एक बार मजेदार, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से किससे भिन्न होता है, किसके बजाय? ऑप्शन ए मात्रा और प्रकार में, आकार और मूर्त परकता में, प्रकार में और मात्रा में भी, डी आकार और किस में। कमन गाइस लेट्स गो, यस। तो दोस्तों एक बात तो साफ है, मुझे यकीन है आप समझ ही गए होंगे, उनके प्रश्न की अवस्था से ही उत्तर आता है। एक में संवेदी पेशी, संवेदी इंद्रियों द्वारा, फिर मूर्त चिंतन पे, फिर अमूर्त चिंतन पे, पर शुरू में धीरे कम चिंतन कर पाता है, फिर और ज्यादा करता है। इससे एक बात तो दोस्तों साफ है कि प्रकार में तो पहला अंतर आ ही आया है, संवेदी पेशी, मूर्त, अमूर्त, और लास्ट में पहले कम बाद में चिंतन बहुत विस्तृत हो जा रहा है दोस्तों। सो द राइट आंसर इज गाइस गोइंग टू बी सी। क्या बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भी अधिक होता है, सॉरी प्रकार में भी अलग होता है और मात्रा में भी अलग होता है? प्लीज यस करें। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं इसको समझाना चाहूंगा एक बार और। कितने लोग इस हल्की सी व्याख्या को समझ गए, वरना मैं एक व्याख्या और लेना चाहूंगा। देखिए मैं एक बार दोबारा समझाता हूं। संवेदी पेशी में इंद्रियों द्वारा चिंतन हुआ, मूर्त और पूर्व क्रियात्मक में वस्तु दिखेगी तभी चिंतन होगा, पर चौथे में वस्तु नहीं दिखेगी तो भी चिंतन होगा। तो पहले तो प्रकार ही बदल रहा है, अब इंद्रिय पेशी में हल्का सा चिंतन होता है पर लास्ट में बहुत विस्तृत हो जा रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब है प्रकार में भी अलग है और मात्रा में भी। मुझे यकीन है हम ये बात समझ पा रहे हैं, वेरी ट्रू। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत की अनेक बातों की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल मिल नहीं पाया था दोस्तों, कल क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं था, सीटीटी में अराउंड 4 बार आया है, तो मैं चाहूंगा इसको एक बार देखें। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है, इनमें से आलोचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। बी, कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। सी, कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। डी, कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन में मूलतः पुरुषों के नमूनों पर ही आधारित रखा है। कमन गाइस लेट्स गो, शुरू करते हैं। यस शुरू करेंगे दोस्तों, शुरू करेंगे। प्लीज आज 6000 पहुंचाइए मुझे, 6000। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। दोस्तों यह प्रश्न याद करिएगा, मैं आपको थोड़ा बता दूं, इसको लिख लीजिएगा नोट्स में।
आपके उत्तर तो दोस्तों धुआंधार आ ही रहे। मैंने कल आपको बताया भी था 10 से 16 वर्ष के लड़के शामिल थे। कौन शामिल थे? लड़के। अब जब नारीवादी क्रिटिक्स आई, जब फेमिनिस्ट क्रिटिक्स का आगमन हुआ, तो उन्होंने लॉरेंस कोहलबर्ग की यह कह के आलोचना करना शुरू कर दी कि लॉरेंस कोहलबर्ग एक लिंग पूर्वाग्रही थे, उनके अंदर जेंडर बायस था, उन्होंने अपने सिद्धांत में स्त्रियों को कोई भी महत्व नहीं दिया है दोस्तों। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट? डी। मतलब उनका जो नैतिकता का सिद्धांत है वो बेसिकली पुरुषों के नमूने पर आधारित है। अगला दोस्तों क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? हो जाए दोस्तों एक बार धुआंधार। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां हर एक क्वेश्चन देखिए, हमने 60 क्वेश्चन लिया है, पर ये जान लीजिए 1600 क्वेश्चन के बराबर हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपने देखा दूसरे क्वेश्चन से क्या है, कनेक्टेड है। चलेंगे, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, डी, शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। लेट्स गो गाइस, यस कम ऑन गाइस, लेट्स गो। देखिए दोस्तों, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को लगातार जोड़े हुए हैं, लगातार जोड़े हुए हैं। प्लीज इसको 6000 पहुंचाइए, प्लीज शेयर करिए और लाइक करिए एक बार। दोस्तों, जीन पियाजे ने क्या कहा? अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? पियाजे ने कहा बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और अपने आप ढूंढ रहा है। मैंने आपको क्या बोला था कि वो एकदम आपको रसोई घर से चिमटा लेके आएगा, मम्मी ये क्या है? आप चश्मा लेके जा रहे हो, पूछेगी क्या है? आपने बोला चश्मा है, ये क्या काम आता है? मतलब जानबूझ के खोजी है, नन्हा वैज्ञानिक है, किताब के रट के नहीं सीखता, सक्रिय ज्ञान का निर्माण करता है। क्योंकि मैंने दोस्तों, आप याद करिए, मैंने अपने वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या था दोस्तों? निर्मितवाद। वाइगोस्की, पियाजे दोनों मानते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान की क्या करता है? रचना करता है। सो डी इज द राइट आंसर। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। सीखने के, देख लीजिए, कुछ बच्चों ने बीच में मुझसे पूछा था कि सर इसमें क्या अंतर है, तो मैं दोस्तों इसके फोल्डिंग पे मैंने आपको बताया था और आप उत्तर देंगे। हाँ, यह क्वेश्चन आया है डीएसएसबी में। हाँ, DSSB का क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, DSSB के क्वेश्चन बराबर सीटीटी में दोहराए गए हैं, इसको हम लेंगे। सीखने के सिद्धांतों के बारे में वाइगोस्की का इसके फोल्डिंग किसकी ओर सहयोग करता है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा दी गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। और याद करिए दोस्तों, आपको मैंने पढ़ाया था, मैंने क्या बोला था कि जब अधिगम के शुरू में मदद की जाए और जब बच्चा सीख जाए तो मदद वापस ले ली जाए, तो ऐसी सहायता को अस्थायी सहायता कहते हैं दोस्तों। और इसी को बोलते हैं ढांचा निर्माण, इसी को पाड़ बोलते हैं, इसी को मचान बोलते हैं। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी गाइस डी फॉर डेनमार्क। सीखने में वयस्कों द्वारा दिया गया कैसा सहयोग? अस्थायी। मैंने क्या बोला था कि जब बच्चा उंगली पकड़ के चलता है तो हम उसको कुछ समय तक उंगली पकड़ाते हैं, पर तब जब वह चलना सीखता है, अब आज हम आप दौड़ रहे हैं, हमारे माता पिता हमारी उंगली पकड़ रहे नहीं, उन्होंने बाद में छोड़ दिया। तो यह शुरुआत में दिया गया कैसा सहयोग था दोस्तों? अस्थायी। देखिए दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग केवल साइकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, साइको में ना आए दोस्तों, हो सकता है हिंदी में आए, हो सकता है अंग्रेजी में आए, हो सकता है उर्दू में आए, या हो सकता है किसी और भाषा में आए, पर वहां भी आने का उतना ही चांस बना रहेगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। पियाजे तथा वाइगोस्की, देखिए आ गया दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन की बातचीत चल रही थी, वही आ गया। पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष कैसा होगा? शिक्षक द्वारा लिखवाया जाए तथा विद्यार्थी चुप्पी मार के छापे, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच साहचर्य, शिक्षक द्वारा पुनर्बलन, विद्यार्थी स्वयं सृजित किया जाता है, विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इस बार निर्मितवाद को कभी नहीं लिया दोस्तों, मैंने निर्मितवाद को इसलिए लिया, मैंने देखा कई बार केवल निर्मितवाद से ही क्वेश्चन आ गए हैं और आपने दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दिया। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी यस, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही दोस्तों। वाइगोस्की और पियाजे का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। अब आप समझे कैसे? उन्होंने कहा अनुकूलन द्वारा सीखा है, किसने? पियाजे ने। तो भी सक्रिय रहेगा। अरे भैया, सामाजिक अंतःक्रिया क्या सो के होगी चादर तान के? नहीं, सामाजिक अंतःक्रिया के दौरान भी बच्चा क्या रहेगा? सक्रिय रहेगा दोस्तों। इसलिए द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। लेट्स गो गाइस, आगे चलेंगे।
वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, देखेंगे। और दोस्तों वही क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। ऑप्शन ए, जब पुनर्बल दिया जाता है, जब वे परिपक्व हो जाते हैं, दूसरों का नकल मार के सीखते हैं, समवयस्कों के साथ क्रिया द्वारा। लेट्स गो गाइस, यस कम ऑन गाइस, लेट्स गो। चलेंगे। आज मुझे 6000 पहुंचाइए दोस्तों, जस्ट मेक मी टच 6000 टुडे, यस गो। और दोस्तों हम सभी जानते हैं राइट आंसर क्या है, पुनर्बलन नहीं, परिपक्व नहीं, अनुकरण नहीं, समवयस्कों के साथ क्या करके दोस्तों अंतरक्रिया करके। सो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। और अब दोस्तों एक मजेदार है, पियाजे पर एक बहुत छुपा हुआ क्वेश्चन दोस्तों, जो कई बार आया है अलग अलग समय में। देखिए एक बार एक क्वेश्चन ऐसे आया है जैसा आपको दिख रहा है, एक बार ऐसे आया है कि धूप से कपड़े सूख जाते हैं, तो एक है, और एक दूसरा क्या है कि सॉरी साबुन की झाग से कपड़े धुल जाते हैं। एक बार देखते हैं, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यह कौन से समझ को प्रदर्शित करता है, प्रतीकात्मक, अहम केंद्रित, कार्य कारण, विपर्य चिंतन। लेट्स गो दोस्तों, हो जाए, यस। और आपने दोस्तों बहुत सही जवाब दिया है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यह बच्चा, मैं आपको पूरी व्याख्या देना चाहूंगा किताबी होने के बजाय, यह बच्चे में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। जैसे बच्चा जब छोटा है जाता है, कपड़ा निकाल के, टगा हुआ कपड़ा रहता है, सूख जाता है, लेके आता है, पर जब जैसे जैसे बड़ा होता है वो सोचता है अरे कपड़ा कैसे सूखा, तो दिमाग लगाता है कि हाँ हाँ हाँ, ज्यादा नहीं समझ पा रहा है, पर इतना वो समझ पा रहा है कि धूप से जो गर्मी उत्पन्न हो रही है उसी से कपड़ा क्या कर रहा है, मतलब धूप कपड़ा सूखने की क्रिया का क्या है, कारण है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और हमारा उत्तर दोस्तों क्या है, सी फॉर चेन्नई, 17वां। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी पेशी अवस्था किसके साथ संबंधित है, मतलब इनमें से कौन से गुण संवेदी पेशी अवस्था के हैं। पहला, सामाजिक मुद्दों से लेना देना, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के चयन और विश्लेषण करने की योग्यता। साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, सीटीटी का ही प्रश्न है। तो दोस्तों कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सीटीटी आजकल बहुत ही आसान पेपर बना रहा है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। लेट्स गो, शुरू करते हैं। और दोस्तों हम सभी जानते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर दोस्तों क्या है कि इतना अभी छोटा है, सामाजिक मुद्दे में नहीं लेन देन कर पाएगा, तार्किक रूप से सोचना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में शुरू होता है, वो भी उस वक्त परिपक्व नहीं होता। विकल्पों का चयन तो बहुत उच्च स्तर हो गया, विश्लेषण की क्षमता इत्यादि सभी कम से कम मूर्त से शुरू होंगे। सो द राइट आंसर इज, मैंने बोला था दोस्तों आपको क्या, बच्चा बड़ों का अनुकरण, आप ताली बजाओगे, आप हंसोगे, वो भी हा हा करके हंसेगा, उसको नहीं पता है आप क्यों हंस रहे हो, पर आप हंस रहे हो इसलिए वो भी हंस रहा है। दोस्तों अनुकरण करता है, जो याद रहता है उसी को दोहराता है, और जो चीज देख लेता है उसी की मन ही मन क्या करता है, इमेज बनाता है। इसे हम मानसिक निरूपण कहते हैं दोस्तों। और अब चलेगा एक दमदार क्वेश्चन। पहले इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और मैं चाहता हूं आप इसका उत्तर दें, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत बड़ा प्रश्न, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन दो भिन्न गिलासों में उन्हें खाली करती है, जिसमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए करती है जिसमें जूस ज्यादा है। बच्चे उत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज्यादा है। पियाजे के अनुसार यह क्या है, चलेंगे। पियाजे के अनुसार यह क्या है, इतने में आपको दिख रहा है, इतने से काफी दिख रहा है। पियाजे के अनुसार यह क्या है, ऑप्शन ए समायोजन है, अहम केंद्रितता है, विकेंद्रीकरण है, या पलटावीपन की प्रॉब्लम है। किसमें कठिनाई हो रही है ध्यान रखिएगा, तो वो बच्चे क्या नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स गो। और बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, आप रियल में समायोजन हो नहीं रहा है, अहम केंद्रितता हो नहीं रही है, आकृति का विकेंद्रीकरण कुछ हो नहीं रहा है। बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है किसमें, उल्टा जा पाने में।
मैंने आपको दोस्तों क्या बोला था कि विकेंद्रीकरण से ही जुड़ा है क्या, संरक्षण। इसलिए दोस्तों द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी फॉर डेनमार्क। पहले क्लियर करिए वरना मैं दोबारा समझाऊंगा। प्लीज एक बार आप यस करिए कि आप समझ गए, वरना एक राउंड में लूंगा। प्लीज गिव मी द राइट आंसर। क्या हम समझ चुके हैं, क्या हम समझ गए हैं, यस और नो? प्लीज मुझे यस करिए वरना मैं एक बार फिर समझाऊंगा। यस और नो, सीधा सीधा एकदम बेफिक्र होकर जवाब दीजिए। क्या मैं रिपीट करूं? देखिए, बच्चों को दो ऐसे ग्लासों में जूस दिखाया गया तो मान लीजिए समान रूप से बड़े हैं, फिर दोनों को ऐसे ग्लास में पलटा गया जिसमें एक लंबा था एक यूं चौड़ा था काफी। मैंने आपको क्या बोला था कि बच्चा समझ नहीं पाता कि वो शुरुआती बिंदु को भूल जाता है, क्योंकि संरक्षण हमारे ऑप्शन में है नहीं। अब आप देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है संरक्षण का अभाव हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो मैंने आपको क्या बोला था, संरक्षण का अर्थ ही क्या दे पाता है, पलटावी। क्योंकि यहां कठिनाई है इसलिए यहां अपलटावीपन नहीं लिखेगा, पलटावीपन लिखेगा तभी तो निगेटिव ऑप्शन आएगा। इसलिए गाइस द राइट आंसर इज गोइंग टू बी पलटावीपन। जब भी बच्चे को देखोगे, छोटे बच्चे को शुरुआत नहीं दिखाई देती, उसको लगता है, आज ही आप चेक कर लो, उसको लगता है ये वाला जूस बड़ा है, इसके मतलब पक्का इसी में जूस ज्यादा है, सॉरी ग्लास बड़ा है इसलिए इसी में जूस ज्यादा है दोस्तों। इसलिए बच्चा, ध्यान सुनेंगे, जिस आकृति पे बच्चा अपनी आंख टिकाए है अब उसी पे चिपका हुआ है, नहीं यार दोनों ग्लास बराबर है, दोनों जूस बराबर है। अचानक आपने इसे बड़े छोटे ग्लास में या चौड़े और लंबे में डाल दिया, तो ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि जूस वास्तव में दोनों में बराबर ही है, बस वो लंबा है और वो चौड़ा है। लेकिन बच्चा ये बात समझ नहीं पाता कि वो शुरुआती बिंदु को देख नहीं पाता, उसे लगता है ग्लास मुंह तक भरा है, लंबा वाला पतला है, लंबा है, उसे लगता है मुंह तक भरा है इसलिए ज्यादा है, और चौड़े वाले में थोड़ा सा ही जूस दिखेगा, उसे लगता है हाँ 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 ये वाला कम है। यह किसका अभाव है, संरक्षण का। पर संरक्षण का अर्थ कौन देता है, पलटावीपन। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी गाइस डी फॉर डेनमार्क। यस दोस्तों, मुझे कि अब हम समझ गए हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 90। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक दुविधा, यहां सुविधा है, दुविधा लिखेंगे, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कड़ा, नैतिक यथार्थवाद। कमन गाइज, मैंने आपको बोला था दोस्तों यह पासवर्ड है, पर असली टर्म क्या है, प्लीज उत्तर देंगे। असली टर्म मैंने आपको बताया था नैतिक दुविधा नहीं है, तो कौन सा है? उसे हम बोलते हैं दोस्तों मोरल रीजनिंग। जब हम इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो वी कॉल इट मोरल रीजनिंग, और अब आप हिंदी तो निकाल ही सकते हैं दोस्तों। नैतिक दुविधा का अर्थ केवल है कि आप विरोधाभासी विकल्पों में फंसे हो, पर उस दौरान केवल विकल्पों में फंसे थोड़ी रहोगे यार, आप चिंता भी तो करोगे कौन सा चुनूं, और उस दौरान जब आप चुनोगे तो आपको तर्क लगाना पड़ेगा, चिंतन लगना पड़ेगा दोस्तों। और सही उत्तर इज गोइंग टू बी, बिल्कुल सही दोस्तों। मुझे बहुत खुशी है कि एग्जाम से पहले मैंने इसको लिया है। देखिए दोस्तों, नैतिक दुविधा का बस अर्थ है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आम खाओ या फिर संतरे खाओ। लेकिन दोस्तों इसका अर्थ क्या है कि इसमें फंसे होने के बाद जो आप सोचोगे कि आम, भाई फाइनली तो एक को लेना ही पड़ेगा आपको, तो जो विचार प्रक्रिया चलती है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं, नैतिक तर्कड़ा कहते हैं दोस्तों। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। एक बच्चा, देखिए मजेदार, एक बच्चा यह तर्क प्रस्तुत करता है, ध्यान से सुनेंगे, कि आप यह मेरे लिए करें वह मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोहलबर्ग के नैतिक तर्कड़ा की किस अवस्था में आएगा? प्लीज मुझे सही उत्तर दीजिएगा। चोर चोर मौसेरे भाई, याद है मेरा कथन? ये नहीं कह रहा है कि आप मत करो तो भी मैं मदद करूंगा, कह रहा भैया मैं तभी मदद करूंगा जब आप मदद करोगे, हमारे बीच एग्रीमेंट हो कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो यह लॉरेंस कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था है? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था, सामाजिक अनुबंध अवस्था, सहायक उद्देश्य अवस्था, दंड एवं आज्ञा पालन अवस्था। लेट्स गो गाइज, लेट्स गो। यस, चलेंगे दोस्तों? यस, चलेंगे दोस्तों। हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं, यहां अपना भला चाहा जा रहा है, दूसरे का भला तो मजबूरी में हो रहा है। क्या मैंने आपको क्या बोला था? दो अवस्थाएं हैं। लास्ट में देखिए, लास्ट में सब एक एक करके आपको पढ़ा दिया, एक बार लास्ट पढ़ाता हूं। अंतिम अवस्था का नाम है उत्तर नैतिक अवस्था, जो लगभग 13 से 16 वर्ष चलती है। अब इसमें एक कौन सा है?
पहले में आता है सामाजिक अनुबंध, ऐसे एरो निकाल देता हूं। दूसरे में आता है सार्वभौमिक नैतिकता। इसमें क्या कि मेरा भला हो या न हो पर तेरा भला जरूर हो। पर यहां क्या आ रहा है, आप मेरे लिए यह करें, मैं आपके लिए करूंगा। मतलब तुम्हारा भला तभी मैं करूंगा जब तुम मेरा भला करोगे। यहां अपना अपना हित साधा जा रहा है और यहां केवल दूसरे का हित साधा जा रहा है। तभी तो तुम फंसोगे किसमें, नैतिक दुविधा में। क्या कि मैं अपना भला करूं या सामने वाले का भला करूं, और आदमी विकल्पों में फंस जाएगा, नैतिक दुविधा का निर्माण होगा दोस्तों। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी फॉर बॉम्बे। सही उत्तर है दोस्तों बी फॉर बॉम्बे, बिल्कुल सही। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पर। वे मानसिक संरचनाएं जहां बच्चा चिंतन में अपनी जानकारियां रखता है, उसे जीन पियाजे। बड़े अच्छे से समझाया मैंने। बच्चों की सूचनाओं का भंडारगृह, मतलब बच्चे जहां अपनी सूचनाएं इकट्ठा करते हैं, उसे पियाजे ने क्या कहा है, जीन्स कहा है, परिपक्वन प्रखंड कहा है, स्कीमा कहा है, या विकास का क्षेत्र कहा है। लेट्स गो गाइस, यस। और हम सभी जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है। यस, कम ऑन गाइस, लेट्स गो। इसको 6000 पहुंचा दीजिए भाई मुझे आज। दोस्तों मैंने बड़े अच्छे से आपको ये बताया था इसका उत्तर क्या है, और आप एकदम सही उत्तर भेज रहे हैं। मैंने दोस्तों क्या बोला था कि पियाजे गधा थोड़ी था यार। उसने कहा बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। उसने कहा कि बच्चा न केवल सूचना को इकट्ठा करता है, बल्कि उसके अभी मेरे स्कीमा क्या है, बच्चे के दिमाग में सूचनाएं कैसे इकट्ठा हो रही, थोड़ा देखिए। खूब बढ़िया विभाजन है, ए बी सी डी ई। यहां पे फलों के नाम है, यहां भोजन के मटेरियल है, यहां किताबें। मतलब इतना भी गधा नहीं है, किताब को फल में डाल देगा या फल को भोजन में डाल देगा या जूते को किताब के साथ रखेगा। अलग अलग सूचनाओं को अलग अलग ढंग से सुनियोजित सुव्यवस्थित तरीके से बच्चा जो स्टोर करता है, उसकी जानकारियों का सेक्टर, प्रखंड, स्टोर हाउस दोस्तों क्या कहलाता है, स्कीमा। और इसको याद करिए, स्कीमा को हम एक रिचार्ज प्लान से याद करेंगे। जब हम रिचार्ज कराने जाते हैं, पूछते हैं कोई बढ़िया स्कीम बताओ, कोई बढ़िया प्लान बताओ, और कभी प्लान एवं बताओ जो तीतर बितर रहेगा उसे कोई स्कीम बोलेगा। खुद से जरा सोचिए, इसको याद करने का ट्रिक क्या है। तीतर बितर सूचना को कोई प्लान कहेगा। अरे प्लान का अर्थ है योजनाबद्ध, सब कुछ व्यवस्थित, एक क्रम में, एक ऑर्डर में। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी इज व्हाट, सी। अगला चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने आप से क्यों बोलते हैं। देखेंगे फिर से वही क्वेश्चन। मतलब दोस्तों आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन बार बार आ रहा है, केवल प्रश्न का बदल रहा है तो हल्का सा क्या चेहरा। बाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। ऑप्शन ए, बच्चे अपने प्रतिवयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं। बी, बच्चे स्वभाव से ही बहुत बातूनी होते हैं। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। कम ऑन गाइस, लेट्स गो। यस, चलेंगे। और हम सभी जानते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या है, आप सभी जानते हैं। देखिए आपका उत्तर देख रहा हूं, और अभी भी दोस्तों ये बहुत दुख की बात है, कुछ लोग अब इस प्रश्न को 2 मिनट मतलब सोचिए, कम से कम इस प्रश्न को, मुझे थोड़ा दुख हुआ है दोस्तों, इस प्रश्न को कम से कम मैंने 8 से 10 अगर टोटल प्रैक्टिस लेंगे शायद 20 बार से भी ज्यादा लिया है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, प्लीज देखिए यहां पे और फाइनल लॉक करिए। पियाजे ने कहा है अहम केंद्रित भाषा। क्या कहा है, अहम केंद्रित भाषा किसका शब्द है, पियाजे का। और व्यक्तिगत वाक, व्यक्तिगत वाक किसका शब्द है, वाइगोस्की का। किसका है, वाइगोस्की का। और आप अभी भी क्या बोल रहे हो, सी। दोस्तों पियाजे ने बच्चों की भाषा को अहम केंद्रित कहा है, खुद से बोलने को, जबकि वाइगोस्की उसी को क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच, या इसी को क्या बोलते हैं, अंतःवाक या व्यक्तिगत वाक। और उन्होंने क्या बोला था, बच्चे खुद के कार्यों की
योजना बनाने के लिए अपने आप से बात करते हैं। एक बार दोनों को प्लीज सुनिए, हाँ हमारे पास बहुत वक्त है दोस्तों, एक बार फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे। पियाजे ने, ध्यान सुने, जब सब लोग समझ जाएंगे तब बोलिए, 1 मिनट की एक्सप्लेनेशन सुने। पियाजे ने कुछ बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने सोचा, अराउंड 20 बच्चे थे शैशवावस्था के। पियाजे ने सुना बच्चे आपस में बातें करेंगे, सुनने में बड़ा मजा आएगा। पर जब उन्होंने कान लगा के सुना, उन्होंने क्या देखा कि 20 की भीड़ में होने के बावजूद बच्चा अपने आप से ही बोल रहा है, तू लुक 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 लुक, तू लुक मैं बोलूंगा, ए चुप रहो मैं बोलूंगा। सब यही बोल रहे हैं, मतलब एक दूसरे की बात सुन नहीं रहे हैं, केवल खुद ही बोलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बच्चे की भाषा स्वार्थी होती है, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या दिया दोस्तों, अहम केंद्रित भाषा। अब वाइगोत्स्की की बात सुन ले। वाइगोत्स्की ने कहा कि जब आप किसी काम को योजना बनाते हो तो आप चिंतन करते हो, और चिंतन करते हो। अब मैं आप कुछ सोचते हैं तो क्या चिल्लाते हैं, भाई मैं कल सीटेट का एग्जाम दे जाऊंगा, मोहल्ले वालों गांव वालों। अब ये तो बहुत हंसने वाली बात हो गई। तो हम आप चुप्पी मार के चिंतन करते हैं, हमको आपको एकाग्रता की जरूरत होती है। पर बच्चा चुप्पी मार के नहीं सोच पाता। कभी आपने किसी बच्चे को रूम बंद करके यूं एकदम ऐसे सोचते हुए देखा? नहीं। पर क्या बच्चा सोचता ही नहीं दोस्तों? बच्चा भी सोचता है। भाई आप चुप्पी मार के चिंतन करके क्या कर रहे हो? कल के एग्जाम की योजना बना रहे हो। बच्चा भी चुप्पी मार के योजना ही बना रहा है, पर चुप्पी मारने के बजाय आपने देखा होगा बोलता रहता है। जैसे वो मैंने क्या बोला था, बालू या रेत का घर बना रहा है। मैंने देखा हुआ है दोस्तों, खुद किया है, इसलिए आपको बता रहा हूं, मैं अनुभव की बात करता हूं। वो बोलेगा अच्छा ठीक है। अब हम आप चुप्पी मार के उसको बनाएंगे, बिगाड़ेंगे, पर वो क्या बोलता है, ओके दरवाजा यही नहीं होती, फिर तोड़ेगा, ओके अच्छा निकास नहीं नहीं नहीं, दरवाजा यहां नहीं होना चाहिए, ठीक है, छत, हाँ छत ठीक नहीं, फिर तोड़ो फिर बनाओ। तो योजना बना रहा है पर बोले जा रहा है दोस्तों। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट, डी फॉर डेनमार्क। प्लीज जस्ट कमेंट करें, क्या हम समझ गए हैं? प्लीज मुझे कंफर्म करें, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैंने क्या कहा, यस और नो? यस, बेटर। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 पर। मध्य बाल्यावस्था में भाषा, याद करिए मैं इसको लिया था। यह एक बहुत पॉसिबल क्वेश्चन है, इसके लिए मैं लास्ट में इसको एक बार फिर से लॉक मारना चाहूंगा। मध्य बाल्यावस्था में भाषा किसके बजाय क्या ज्यादा होगी? सामाजिकृत अहम केंद्रित के बजाय, जीववादी सामाजिकृत के बजाय, परिपक्व अपरिपक्व के बजाय, अहम केंद्रित सामाजिकृत के बजाय? लेट्स गो गाइस। यस, बिल्कुल आपके यस आ रहे हैं दोस्तों, आप समझ गए इस बात को। लेट्स गो। यस, कौन गाइस? और हम देखिए दोस्तों, समझ ही सब कुछ है यार। देखिए दोस्तों, कहना नहीं चाहिए, पर ऊपर वाले की ऐसी दया रही है मुझ पर कि आज तक सीटीटी ने इन प्रैक्टिसेस को क्रॉस नहीं किया है। आपको बड़ाई के लिए नहीं बता रहा हूं, थोड़ा वो मेरे स्वभाव नहीं दोस्तों, मैं भी आपकी तरह कॉमन मैन हूं। इतना जरूर मैं आपको मैसेज देना चाहूंगी, स्टेज से बहुत कम ही चांस है कोई इस प्रैक्टिस को पास कर पाएगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा। बस आपको सही से प्लान बनाना चाहिए। चलिए, मध्य बाल्यावस्था में भाषा, तो दोस्तों मैंने क्या बोला था, अभी बताया कि शैशवावस्था में भाषा कैसी होती है, अहम केंद्रित। तो वो उसके बजाय क्या होगी, सामाजिकृत। क्योंकि उन्होंने कहा कि जब बच्चा और बड़ा होता है तो समझ जाता है कि अकेले बकबक करने से काम नहीं चलेगा। अगर मैं दुनिया में अकेले ही बोलूंगा, सामने वाला सुनेगा, तो सामने वाले की भी तो उम्मीद होगी कि जब वो बोले तो मैं भी सुनूं। अब समझ जाता है कि भाषा दो तरफा है, और ऐसी दो तरफा भाषा का नाम बहुत ही लॉजिकल दिया है उन्होंने, क्या, सामाजिक। अब इसको ध्यान से पढ़िए, मध्य बाल्यावस्था में भाषा डी आएगा, सॉरी उलट रहा था मैं। डी इज द राइट आंसर। आप सही उत्तर भेज रहे थे, डी इज द राइट आंसर, थैंक यू। डी इज द राइट आंसर। अहम केंद्रित के बजाय क्या होगी, सामाजिकृत। देखिए दोस्तों, यही होता है कंफ्यूजन। डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। प्लीज आंसर मत चेंज करिएगा, आप सही उत्तर दे रहे थे, मैंने देखा नहीं, बजाय हिंदी में थोड़ा सा लटक गया था। यस, डी इज द राइट आंसर, थैंक यू। तो अब क्या है, बाल्यावस्था में अहम केंद्रित न होकर दोस्तों क्या हो जाएगी, सामाजिक। सो डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्न कारकों में से किसकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए, भौतिक विश्व के साथ अनुभव, बी, अनुकरण, सी, पुनर्बलन, डी, भाषा। लेट्स गो।
हमेशा दोस्तों उसने कहा किताबी रटंत ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, बच्चा प्रैक्टिकल सीखेगा। अब आप उत्तर दें, आपने क्या देख रहे हो? हमने, आप मेजर लास्ट में उत्तर में बाद में बात करूंगा, आपको नहीं लगता कि हमने मोटा मोटा सबको शॉर्ट में क्या कर लिया है? सामान्यीकरण के मतलब पियाजे मुख्यतः क्या कहता है? सामान्यीकरण किसको कहते हैं दोस्तों? कि किसकी थ्योरी का सार क्या है, और सार आप समझ चुके हैं। उसने कहा रटंत ज्ञान नहीं होता, मेहनत करना नहीं इंपॉर्टेंट है, सक्रिय होकर खुद को पर्यावरण में सीखना। और दोस्तों आपने बिल्कुल सही उत्तर भेजा है, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी। उन्होंने कहा बच्चा खुद वातावरण में वैज्ञानिक की बात खोज रहा है, एकदम नल चल रहे हैं, नल क्यों चलता है, पानी कहां से आता है, वातावरण में पाई जानी हर चीज। मतलब मैंने तो आपको क्या बताया दोस्तों, इतना बड़ा खोजी है। मैंने बोला था ना, बाल्यावस्था का बच्चा जाएगी उस सब्जी की दुकान पे यूं खड़ा हो जाएगा ऐसे। अब जरा सोचिए, न तो ये सब्जी खरीद रहा है, न सब्जी बेच रहा है, फिर भी यूं खड़ा है, बस देख रहा है सब्जी वाला क्या कर रहा है। आप समझ रहे हैं? यद्यपि न क्रेता है न तो विक्रेता है, फिर भी देख रहे यार, ये उसकी जिज्ञासा वातावरण की हर चीज। अच्छा ये जलेबी है, ठीक है, इसको खाना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सर्कस मिलता है, ओके चलो यहाँ सर्कस देखते हैं। मतलब वो हर चीज को समझने की कोशिश करता है, और यह उसके रियल की, भौतिक रियल की दुनिया के साथ उसके क्या है दोस्तों, अनुभव है। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर। दोस्तों उस दिन इस क्वेश्चन को मुझसे मिस्टेक हो गया था, मैं प्रश्न का एक ऑप्शन नहीं देख पाया था, और मुझे बहुत गर्व हो रहा है मैंने इस क्वेश्चन को आज लिया है क्या दोबारा, क्योंकि मैं हमेशा इसमें एक चीज बचाने के लिए कहता हूं। उस दिन गलती से मेरे से मिस्टेक हो गया था, एक बच्चे ने मुझे भेजा, तो मुझे बाद में ध्यान आया, और इसमें प्लीज मेरी व्याख्या को आप ध्यान सुनिएगा। हाँ, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन के क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। लेट्स गो गाइस। माफ करिएगा उस दिन मैं ध्यान नहीं दे पाया, मैं जल्दी में था। ध्यान सुनेंगे दोस्तों, ये आज तक का सीटीटी में पूछा गया सबसे डेंजरस क्वेश्चन था वाइगोत्स्की पे। वाइगोत्स्की क्या, पियाजे वाइगोत्स्की साथ सभी पर आज तक का सबसे डेंजरस क्वेश्चन था, क्योंकि इसका उत्तर नहीं है क्या? ए। तो आप समझ गए होंगे, मैंने उत्तर ए को काट दिया है। मैंने आपको याद करिए एक लेक्चर क्या बताया था कि आप देखेंगे प्रश्न का क्या करता। प्लीज सारे लोग मुझे बताएंगे जब समझ में आ जाएगा। आप 5,000-5,500 लोग लाइव हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएंगे आप प्रश्न का क्या देखेंगे? करता। जब करता होगा टीचर या कोई भी क्या वयस्क, तो नहीं उत्तर हो सकता क्या? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, क्योंकि खाली गैप टीचर के पास थोड़ी है, खाली गैप किसके पास है भाई? समीपस्थ विकास क्या है कि वयस्क की सहायता से खाली क्षेत्र भरना। पर यह उत्तर तो तब होगा जब आपका कर्ता स्टूडेंट हो, पर जब कर्ता कौन हो? वयस्क, तो उल्टा होगा, क्योंकि वयस्क समीपस्थ विकास भरने नहीं गया है, बल्कि गैप को पाटने गया है। कितने लोग समझ गए गाइस? ये ध्यान रखिएगा, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है एक पॉसिबल क्वेश्चन है। फिर से सुनेंगे, अब दो प्रश्न सुनेंगे, एक आप देख रहे हो, दूसरा कब इसका उत्तर होगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देखिएगा एक बार। पुष्पा एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रही है, वह अध्यापिका की सहायता से उसे हल कर लेती है, यह क्या है? तब उत्तर क्या होगा? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अब इसी प्रश्न को उल्टा सुनिए। अध्यापिका ने देखा कि पुष्पा, दोनों आ चुके हैं दोस्तों, अध्यापिका ने देखा कि पुष्पा एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रही है, तो उसने पुष्पा की मदद की, तब उत्तर दोस्तों क्या होगा? सहयोग देना। क्या हम समझ गए? सारे लोग यस करेंगे दोस्तों? यस। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 26, आज का 26वां क्वेश्चन। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ऑप्शन ए द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था आप देखोगे तो 6 से 11 वर्ष, और अगर मैं सही से बोलूं तो लगभग कौन सी अवस्था? यह पियाजे का ही क्वेश्चन है, आपको इतनी मदद दे रहा हूं वरना आप समझ नहीं पाओगे। तो अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, तो द्रव्यमान और संख्या, और मैंने ही आपको बताया था कि अब आप उसे बेवकूफ नहीं बना सकते। अब ग्लास छोटा रखोगे चौड़ा रखोगे, वो बता देगा कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं जानता हूं एक ग्लास बड़ी है एक ग्लास चौड़ी है, पर दोनों में जूस बराबर है। मतलब द्रव्यमान भी समझने लगता है, संख्या भी समझ जाता है, संख्या का नाश नहीं होता,
3 में 2 जोड़ देने से 5 भले आए पर 3 2 वापस आ सकता है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। यस, बिल्कुल सही, आपने सही उत्तर दिया दोस्तों। सही उत्तर है डी फॉर डेनमार्क। यस, वेरी ट्रू। यस, और अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। लास्ट में उसको फिर से एक बार कवर कर रहा हूं। और दोस्तों आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसा मैंने बोला है, कल आपको बोला भी था, सीटीटी के लास्ट बैच में आपको 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। मैं लास्ट में बात करूंगा, पर एक बार चलेंगे, बस क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए, अध्यापिका द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। बी, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच में अंतर। बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन किया जा सकता है। एकदम साफ साफ दोस्तों बताया है कि जितना आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हो, जितना सहयोग पाके कर सकते हो, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को दोस्तों हम कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी बीफ बॉम्बे। तो दोस्तों एक बार देखेंगे, ये रहा आज का प्रैक्टिस। प्लीज बताएंगे मुझे कैसा लगा आपको। और दोस्तों एक लास्ट फीडबैक, मैं इससे पहले कोई और बात करूं, मैं पहले आपकी बात करता हूं। क्या आपको लगता है कि पियाजे वाइगोत्स्की कोहलगर पे आप मैक्सिमम प्रश्न सॉल्व कर लोगे? यस और नो? थोड़ा जोन ऑफ कॉन्फिडेंस बताइए, वरना मैं एक प्रैक्टिस और ले सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वरना मैं कल दूसरा चैप्टर लूंगा। एक बार मुझे बताएं कि क्या आपको लगता है आप इसे हैंडल कर लेंगे? यस। और प्लीज 5000, कल भी मैंने बोला था 5500 लोग लाइव हैं दोस्तों, प्लीज मुझे 5500 लाइक्स चाहिए, क्योंकि अब लेक्चर खत्म हो चुका है। अब आप आराम से लाइक और शेयर कर सकते हैं। प्लीज ये काम आपको मेरे लिए करना है। सारे लोग, जब मुझे ये लेक्चर खत्म होगा 5500 लाइव चाहिए, और सॉरी लाइक्स चाहिए। और अब एक बार ध्यान से देखेंगे, अभी जैसे आपको गोल्ड में आपसे काफी लोग कह रहे हैं सर डिस्काउंट वापस लाइए, तो दोस्तों 5 जून तक देखेंगे, 5 जून तक यह डिस्काउंट 30% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 30%। आपको गूगल प्ले स्टोर से चंद्रा इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है, और जब आप कोर्स परचेज करेंगे तो आपको कूपन डालना है C2020। तो जब आप इसको डालोगे, अप्लाई कूपन करके आएगा, C2020 डालेंगे, तो आपका ये 30% क्या हो जाएगा दोस्तों? लेस हो जाएगा। तो आपको 70% पे करना पड़ेगा। आप दोस्तों कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लीज, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा था। यस, ओके। तो आपको लगता है आप सारे प्रश्न अब हल कर लोगे, तो ठीक है दोस्तों। कल हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ आएंगे दोस्तों। हम वैयक्तिक विभिन्नता का चैप्टर लेंगे, प्लीज पढ़ के आएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वंशानुक्रम एवं वातावरण, सुन लीजिए चैप्टर आज का, वंशानुक्रम एवं वातावरण और वैयक्तिक विभिन्नता, क्योंकि दोनों दोस्तों समझ पे आधारित है, ज्यादा फैक्ट नहीं आते इसमें। तो मैं कल उनसे क्वेश्चन लूंगा, शायद हो सकता है 40 क्वेश्चन ले लूं। तो चाहता हूं दोस्तों कि ना अपन इसको खत्म करके लास्ट, ये ध्यान रखिएगा, मैराथन क्लास में 20-21 के आसपास प्लान कर रहा हूं, और 20-21 के ठीक पहले मैं चाहूंगा कि 4-5 दिनों तक, या मैराथन क्लास के बाद, देखिए ऐसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको मैराथन क्लास दिया, उसके बाद मैं चाहता हूं पिछले वर्ष के सारे पेपर भी आपको सॉल्व करवा दूं। मैं अपने तरफ से आपको पूरी तैयारी देके भेजूंगा दोस्तों। मैं अपना काम बखूबी करूंगा, जितना मेरे छोटे से दिमाग में आएगा मैं करूंगा, पर मैं चाहता हूं लास्ट ईयर के सारे पेपर भी आपको सॉल्व करवा दूं। और इंस्टीट्यूट दोस्तों आशीष सर, आप देख रहे हो पवन सर, और हाँ कल से आपको एक बात और बता देता हूं, 9 बजे रात को आपको साइंस की, जैसे आप लोग को साइंस का है, आपको सीटीटी साइंस की भी प्रैक्टिस दी जाएगी, साइंस पेडागोजी भी दी जाएगी। अतुल सर और हरी सर लाइव होंगे, और कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि 1-2 दिन में आपको संस्कृत की भी क्लास दिलवाऊं। तो हिंदी आपको मिल ही रही है, आपको मैथ्स मिल रही है, साइको मिल रही है, ईबीएस मिल रही है, आपको हिंदी संस्कृत का भी अरेंजमेंट थोड़ा सा करने वाला हूं दोस्तों। तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। और कल के शेड्यूल में दोस्तों मैं आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा। देखिए बाकी शेड्यूल तो जैसे रहता है आपको मालूम ही है, कल 2 चीजों में थोड़ा चेंज आएगा। देखिए जो लोग बिहार से हमको देख रहे हैं, 1 बजे देखेंगे, 1 PM पर बिहार टीईटी की क्लास होगी दोस्तों। कल से हम बिहार टीईटी के लिए थोड़ा सा शुरू कर रहे हैं। और 4 बजे
झारखंड टीटी की क्लासेज हैं, तो जो आप लोग देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जो हमें एमपी से, जो हमको एमपी से देख रहे हैं, राजस्थान, दोस्तों मेरे खाली होने का बस इंतजार करिए। जुलाई के बाद मैं जैसे आपको सीटीटी की प्रैक्टिस दे रहा हूं, हाँ सभी प्रैक्टिस टेलीग्राम पे, हाँ सारी प्रैक्टिसेस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जैसे मिल रहा है रेगुलर मिलेगा, और क्लास का। और वहां से देखिए, आपको देखिए जब आप टेलीग्राम देखते हो तो आप क्लास का वहां पे शेड्यूल भी एक बार चेक कर लीजिएगा। कभी कभी रात को 12 बजे तक पढ़ता है, पर पढ़ता जरूर है दोस्तों, उसको भी चेक कर लीजिएगा। और हाँ, जैसे मैंने बोला, जो लोग यूपीटीटी, जो हमको एमपी टेट देख रहे हैं, जो हमको री के लिए देख रहे हैं दोस्तों, जैसे ही मैं 10-15, दोस्तों ये इंस्टीट्यूट 100 प्रैक्टिस देता है। मैं दोस्तों आपको खुद देखिए, लगातार अब तक सीटीटी में मैं 50 से भी ज्यादा प्रैक्टिस दे चुका हूं। पहले मैंने 16-17 प्रैक्टिस दी, फिर 16-17 प्रैक्टिस दी, फिर आपको प्रैक्टिस दे रहा हूं मैं अलग अलग शिफ्ट में, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी 12-15 से कम नहीं आएगी। हर साल मेरे बच्चे जानते हैं मैं 60 से 70 प्रैक्टिस देता हूं दोस्तों, कुछ भी प्रैक्टिस से बाहर नहीं जाएगा। एमपीडीटी रीट के लिए हम लोग धुआंधार मेहनत करेंगे, बस मुझे 10-15 दिन में सीटीटी से खाली हो जाने दीजिए, फिर हम दिन रात रोज 2-3 प्रैक्टिस लेंगे। तो चलिए दोस्तों, एंजॉय करिए, चंद्रा इंस्टीट्यूट पे फेज बनाए रखिए दोस्तों। और हाँ, 10 बजे मैं यूजीसी के लेक्चर्स लेके आता हूं, यूजीसी फर्स्ट पेपर के लिए। तो आप में से जो लोग नेट की तैयारी करते हैं, 10 बजे आप लाइव हो सकते हैं मेरे साथ। तो दोस्तों, आज 10 बजे रात को यूजीसी फर्स्ट पेपर के लिए, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर होता है, उसके लिए मैं लाइव होऊंगा। और प्लीज लाइक करिए, एक बार मैं देख लेता हूं। चलिए ठीक है, हमने 4000, ठीक है, हमने 4.4 पहुंचाया है। अभी भी आप 3500 लोग लाइव हैं, प्लीज लाइक करिए। और दोस्तों कल, हाँ साइंस बोल दिया, कल से 9 बजे अतुल सर, हरी सर में से लगातार अल्टरनेट डेज पे दोनों लोग लाइव होंगे। प्लीज 9 बजे से कल सीटीटी साइंस के लिए आप लाइव होंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको गुड बाय कहूंगा गाइस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।